नदी के क्षेत्र से आते हैं और हम सब नर्मदा जी की घाटी के क्षेत्र से आते हैं और नर्मदा जी के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा जीवन और जीवन का फलसफा चलता है। तो हम एक दूसरे के जो आज की चुनौतियां हैं उससे काफ़ी इत्तेफाक रखते हैं। और मुझे इस पर जो व्यक्तिगत की बात यहाँ पर आई, जिन्होंने सबने आज के पर्यावरण और पर्यावास की बात यहाँ पर रखी, उस सब पर कोई व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कहेंगे। मोटे तौर पर मुझे सिर्फ 3 बात यहाँ रखनी है। आप में से एक साथी ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है और उस फलसफे के साथ हमें जाना है। तो राष्ट्र या भारत की बात करें तो मतलब सवाल ये तो है कि भारत या राष्ट्र पहले है, लेकिन भारत कौन है? अगर हम भारत कौन है के सवाल का जवाब दें तो आपकी बात सही साबित होगी कि भारत का मतलब है भारत का पर्यावरण और भारत के लोग, उनके अतिरिक्त भारत फिर कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति या तहजीब ही है जो सभ्यता की कहानियाँ कहती है। ये भी कह सकते हैं कि सभ्यता का ननिहाल हमारी संस्कृति या हमारा तहजीब है। और बिना प्रकृति के संस्कृति की का कोई अस्तित्व नहीं। अगर प्रकृति तहस नहस हो जाएगी तो संस्कृति अपने आप विकृति हो जाएगी। जैसे आपने कश्मीर का उदाहरण दिया, हम लोग नर्मदा जी और चंबल से आते हैं, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि ये दोनों नहीं होंगी तो हम विकृति में बदल जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो उसको अगर समझ कर चलें तो भारत अपने आप में एक ऐसे खूबसूरत संजोग को सहेजे हुए है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी हमारे यहाँ है, सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला भी हमारे यहाँ है, और इस वक्त वो दोनों जूझ रहे। अरावली की जो स्थिति है हम सब जानते हैं, हिमालय की जो स्थिति है वो भी हम सब जानते हैं। और हमारे अपने प्रदेश में सिंगरौली में करीब 1.5 लाख पेड़ कटने की कगार पर हैं। हम नासिक में कुंभ लगाने के लिए करीब 1 लाख पेड़ काटने वाले हैं। मूसी की बात आपने की, गंगा जी को जिस तरह से पुश किया जा रहा है वो हमारे सामने है। साबरमती रिवर फ्रंट के साथ जो हुआ वो हमारे सामने है। तो बात यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन राज्यों का जो एक व्यवहार हो रहा है पर्यावरण पर और राष्ट्र पर, वो हमारे सामने है। और ये भी हम सबके सामने है। तो ऐसा लगता है जैसे तो हम सबको बड़ी फिक्र है पर्यावरण बचाने की। और तजुर्बा ये है कि दुनिया का और धरती का इतिहास ऐसा है कि वो पर्यावरण को अपना ख्याल रखना आता है। लाखों करोड़ों साल बाद वो अपने आप का ख्याल रख लेंगे। हम सब जो चिंता करने बैठे हैं वो खुद की करने बैठे हैं कि क्योंकि होमो सेपियंस एक ऐसा मानव प्रजाति है जिसने अपने इर्द गिर्द के आसपास के सब कजिन्स को भी समाप्त कर दिया है। तो हमारा क्या होगा? हम असल में जब बार बार पर्यावरण की बात करते हैं तो हम अपनी चिंता करें कि हमारा क्या होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो पर्यावरण और मानव ऐसे जो हम दो देखते हैं, ये काफ़ी कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग है। ये दोनों एक दूसरे से इंसुलर होकर के नहीं चल सकते, दोनों एक दूसरे के साथ का हिस्सा है, उनके बीच का हिस्सा है। जॉन भाई ने सही बात की कि जब भी किसी भी प्रकार के प्रकृति के जो अतिशय शोषण और दोहन का असर पड़ता है वो सबसे ज़्यादा अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के ऊपर पड़ता है। और ये रिफ्लेक्शन भी है हमारी तथाकथित संस्कृति का कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जब हम उसी के साथ फिर विकास को जोड़ते हैं तो हम विकास की ऐसे बात करते हैं जैसे तो विकास कोई मानवेतर चीज है या प्रकृति से इतर जाकर कुछ करने की चीज़ है, जबकि वो सब इससे खुली मिली हुई चीज़ है। और जब भी विकास की बात आती है तो हम उसको इस तरह से रखते हैं कि जैसे तो पर्यावरण की बात अगर करें या पर्यावरण को सहेजने की बात करें तो वो कोई विकास में बाधा है।
सबके सामने है कि सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स जो सुपर रिच 10% है उनका है। देशों के मामले में भी वैसा ही है, हमारे अपने देश के मामले में भी वैसा ही है। और जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासियत है, आज वहाँ सबसे ज़्यादा वन सहेजे हुए हैं। और सिंगरौली में अभी जब हम लोग वहाँ पे थे, आदिवासी समुदाय के लोगों ने जल जंगल जमीन की बात करते हुए ये कहा कि हम जब इनके साथ हमारा रिश्ता बनाते हैं, वो रिश्ता ऐसा नहीं होता है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, ये रिश्ता ऐसे होता है कि हमारा और उनका साथ में कैसे जीवन चल सके। तो वो हमारे सामने के सवाल हैं। और मुझे लगता है कि जो आपने यहाँ पर्यावरण और हमारा जो पर्यावरण से रिश्ता है उसकी समझ बनाने के लिए जो ये मीटिंग बुलाई है, ये एक सार्थक शुरुआत है। बहुत सारी जगह पर जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम एक औपनिवेशिक लेंस के साथ उसकी बात करते हैं। अच्छा होगा कि हम उस लेंस को हटाकर आप सबके साथ बात करें कि कैसे जनवादी सोच के साथ हम पर्यावरण को सहेजते हुए एक समृद्धि की तरफ बढ़ें। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने उस दिशा में अपनी बात रखी। और अगर हम सही मायने में उसको सहेजना चाहते हैं तो बिना संवाद के और बिना विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज की व्यवस्था के हम उस दिशा में नहीं बढ़ सकते। पिछले समय में हरा भरा स्वराज इस परिकल्पना के साथ कुछ साथियों ने काम करने की शुरुआत की। विजय महाजन जी ने उसकी पहल की। मुझे लगता है कि हम